Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about free legal aid. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो फ्री लीगल एड जो है दैट इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. This article was inserted in the Constitution as a result of 42nd Amendment Act in 1976. Article 39A की मदद से क्या provisions insert किए गए वो जरा देखते हैं. It says कि there will be equal opportunity for all to have access to justice, and thus state will ensure that there will be free legal aid to the poor by a suitable legislation or scheme. सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी. 39A का मतलब है ये पार्ट 4 यानी कि DPSP का हिस्सा है ये आर्टिकल. एंड पार्ट 4 इज बेसिकली डायरेक्टिव्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू द स्टेट कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी होगी, सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री. तो आर्टिकल 39A की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो वैसे बाद में अमेंड करके डाला गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव देता है स्टेट को कि सरकार की जिम्मेदारी होगी कि गरीब से गरीब लोगों को भी न्याय का हक मिले. क्योंकि न्याय के लिए कहाँ जाना होता है? कोर्ट में. और कोर्ट में कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं. आपको लॉयर हायर करना होता है, उसको फीस देना पड़ता है, कोर्ट के फीस देने पड़ते हैं, और ये कॉस्टली अफेयर है. सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इस कारण से अगर गरीबों को ये सारी सुविधाएं मुफ्त में नहीं दिलाई गई तो फिर लोगों को जिनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है उनको जस्टिस का अधिकार नहीं मिल पाएगा. तो ये अधिकार को इंश्योर कराने के लिए कि सबको न्याय मिले, इसके लिए 42nd अमेंडमेंट करके आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया संविधान में, जो कहता है दैट स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस. सबको अधिकार हो न्याय का ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए फ्री लीगल एड, जो गरीब लोग हैं उनको सारी कानूनी सुविधाएं मुफ्त में मिले. तो इस आर्टिकल की मदद से कहा गया कि गरीबों को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए और उसके लिए एक अलग से कानून बनाए पार्लियामेंट. आर्टिकल सेज कि द पार्लियामेंट शुड मेक अ सेपरेट लॉ फॉर दिस पर्पस, एंड अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट मेड अ लॉ, पास्ड अ लॉ, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इन 1987. इसकी मदद से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया गया. यूनियन लेवल पे बनाया गया नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. और इन तीनों बॉडीज की जिम्मेदारी है कि अपने अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के लिए, नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर कोई गरीब इंसान है उसको फ्री लीगल एड इंश्योर कराए. तो वकील हायर करे और गरीब लोगों के लिए उसको फिर अपॉइंट करे ताकि वो उन गरीब लोगों का केस लड़े फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फ्री लीगल एड में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? लीगल एडवाइस मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, तो उस गरीब इंसान के बिहाफ पे एक लॉयर केस लड़े, ड्राफ्टिंग के सारे काम, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के, एंड अदर बेसिक लीगल असिस्टेंस, जैसे कि गरीब लोगों के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कोर्ट के फीस जो बेसिक होते हैं. तो हु आर एलिजिबल फॉर फ्री लीगल सर्विसेज अंडर दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट? विमेन एंड चिल्ड्रेन, member of scheduled caste, scheduled tribe community, industrial workmen, victims of mass disaster, flood, violence, drought, disabled persons who are in custody, उसके अलावा victims of trafficking in human beings and beggary. तो जो लोग भी इनके विक्टिम हैं उनको भी फ्री लीगल एड मिलना चाहिए. जिनको जबरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है, रैकेट्स होते हैं बेगारी के जो जबरदस्ती लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भीख मंगवाते हैं पैसा अर्न करने के लिए, तो इस तरीके के जो विक्टिम हैं उनके लिए भी फ्री लीगल एड होगा. उसके अलावा इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी है कि वो सारे लोग जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है सालाना, एनुअल इनकम,
ये है बाकी सारे कोर्ट्स के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केस लड़ना महंगा है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए अगर इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर उस इंसान को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए एज पर दिस लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। तो ये बात हो गई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड की, जो अब स्टेट की जिम्मेदारी है गरीब और वल्नरेबल लोगों तक पहुंचाने की। और इसको अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी बना दिया गया है एज पर दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये जो नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, इट इज हाउस्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो न्यू दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वहीं पे नालसा का भी ऑफिस बनाया गया है। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड्स द पोजीशन ऑफ पैट्रन इन चीफ फॉर नालसा। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब ये जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, प्रॉब्लम्स क्या है? वीक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। खासकर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे, आप जाके पता करने की कोशिश करोगे तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस है ही नहीं। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काफ़ी वीक है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। कई सारे लोग जो है अंडर ट्रायल्स हैं, उनका केस कोई लड़ने वाला है नहीं, बट उनको पता भी नहीं। हमारे देश के अंदर 70% लोग जो हैं जो जेलों में बंद हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। कई सारे लोग उसमें से फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए फ्री एड प्रोवाइड कराएगी सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 39A। उसके अलावा जिनको पता है, दे हैव अ निगेटिव परसेप्शन अबाउट क्वालिटी, कि फ्री में जो केस लड़ेगा वो खराब ही लड़ेगा। तो देयर इज परसेप्शन कि फ्री लीगल एड से बेहतर सर्विस नहीं मिल पाएगी। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स क्रंच भी है। फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन नॉट मेनी एडवोकेट्स आर देयर हु आर विलिंग टू फाइट केस ऑन प्रो बोनो बेसिस। इसको कहा जाता है प्रो बोनो, जनता के हित के लिए केस लड़ना। तो बहुत सारे एडवोकेट्स इसके लिए मिलते नहीं हैं, जल्दी मिलते ही नहीं है इनफैक्ट। अब ये आर्टिकल है, एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री लीगल एड का, ये डिराइव होता है फ्रॉम द डायरेक्टिव्स गिवन इन द प्रियम्बल इटसेल्फ। प्रियम्बल क्या कहता है? देयर शुड बी जस्टिस टू ऑल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सबको न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। प्रियम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आगे जाकर के लिखा हुआ है जस्टिस टू ऑल। तो सबको न्याय का अधिकार मिलना चाहिए, गरीब लोगों को भी, वल्नरेबल लोगों को भी। तो इस प्रियम्बल के इस प्रोविजन से गाइडेड होकर के ये प्रोविजन लाया गया है फ्री लीगल एड का अंडर आर्टिकल 39A। उसके अलावा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 में, ये तो आप जानते हैं। बट ये जो राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके दो डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेयर द लॉ विल बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। तो कानून की मूर्ति देखी है ना आपने, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, कानून अंधा है। कानून अंधा है से मतलब क्या है कि कानून आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगा। अगर आपने मर्डर किया है तो आपके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी कम्युनिटी के हो। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ विच इज यूनिफॉर्म इन नेचर, आर्टिकल 14 के अंतर्गत। बट आर्टिकल 14 में ही जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, उसका दूसरा डायमेंशन भी है। जो दूसरा डायमेंशन है राइट टू इक्वालिटी का, वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि सारे लोगों को कानून का हक मिलना चाहिए, सारे लोगों को कानूनी तौर पे जस्टिफाइड प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसको समझने के लिए आपने क्लास में भी कॉन्सेप्ट सीखा होगा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो इसी प्रोविजन के बेसिस पे, राइट टू इक्वालिटी के इसी प्रोविजन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आप रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन या इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाता है। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, इट इज कंसिडर्ड टू बी इन लाइन विथ द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हाउ? बिकॉज दिस इज जस्टिफाइड बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी in the dimension of equal protection of law, where equal should be treated equally, unequal should be treated unequally. तो सब लोगों को एक समान आप ट्रीट नहीं कर सकते। जो गरीब है, जो अमीर है, सबको एक समान आप ट्रीट करेंगे तो फिर अल्टीमेटली इन द नेम ऑफ
ensuring justice, you will end up ensuring injustice. एक बार फिर से समझते हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी जो शब्द है, इसको दो तरीके से इलाबोरेट किया गया है हमारे संविधान में ही। पहला, प्रोसीजरल इक्वालिटी वेयर एवरीवन विल बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली। ये मेनली लीगल सिस्टम में होता है। यहाँ पे कानून अंधा है, वो आपके बैकग्राउंड को नहीं देखेगा। आपने मर्डर किया है तो आप पे वही धारा लगाई जाएंगी जो किसी भी बैकग्राउंड के इंसान पे लगाई जाती। यहाँ पे कानून की आंखों पे पट्टी बंधी है। लेकिन दूसरा भी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जो सोशल इकोनॉमिक डोमेन में लगता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहां पे द लॉ इज क्रिएटेड इन सच अ मैनर दैट इट ट्रीट्स इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डोमेन में लगता है। रिजर्वेशन पॉलिसी इसी का नतीजा है। और अब आप देखिए, जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, ये भी इससे लिंक करके देखा जा सकता है। जो राइट टू इक्वालिटी का जो दूसरा डोमेन है, उससे लिंक करके देखा जा सकता है। गरीब लोगों के लिए सरकार के वकील केस लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, अमीरों के लिए सुविधा नहीं है। इसको आप इक्वालिटी का वायलेशन ना देख करके इक्वालिटी का मैनिफेस्टेशन की तरह देखिए कि सबको जस्टिस का अधिकार है, सबको बराबर तौर पे जस्टिस मिलना चाहिए। अमीर लोग चूंकि खुद अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए उनको सरकार ये सुविधा नहीं देती। गरीब नहीं अफोर्ड कर पा रहे, इसलिए सरकार उनको सुविधा दे रही है ताकि सब में एक इक्वालिटी आ सके। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी हो या फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट हो, इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, रादर इट इज इन लाइन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। द इक्वालिटी which is understood in this dictum, equal should be treated equally and unequal should be treated unequally. तो ये दूसरी बात है, ठीक है। इस पे अलग से मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। इक्वालिटी के दो जो डायमेंशन है आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी के, एक प्रोसीजरल डायमेंशन और दूसरा सब्सटेंसिव डायमेंशन। तीसरी बात इस आर्टिकल में लिखी गई है कि ये जो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, इट इज इन लाइन विथ इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो कुछ एक इंटरनेशनल कानून भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कानून भी हैं, वहां पे भी फ्री लीगल एड की चर्चा की गई है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट कानून है जहां पे फ्री लीगल एड की चर्चा की गई है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड दूसरा इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कोवेनेंट मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ। थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखिए, 1948 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसकी मदद से कुछ सेट ऑफ राइट्स उन्होंने अनाउंस किए which should be equally applicable and available to each and every human across the world irrespective of the caste, color, gender और background। ये बेसिक राइट्स हैं जो सारे लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, और ये राइट्स लिखे गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाले डॉक्यूमेंट में। इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स थे जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया 1948 में। सारे के सारे यहाँ नहीं देखेंगे, बट आर्टिकल 1 पढ़ लेते हैं। इट सेज ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट। तो सबको डिग्निफाइड ट्रीटमेंट मिले, ये हमारा हक है एज पर दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 2 सेज कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज। तो जितने भी अधिकार हैं, अगर मान लीजिए किसी भी देश में अगर कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं लोगों को, सिटीजनशिप राइट्स मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर दिए जा रहे हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, लैंग्वेज एंड ऑल। उसी में आर्टिकल 11 कहता है कि एनीवन चार्ज्ड विद पेनल ऑफेंसेस हैज राइट टू बी प्रेज्यूम्ड इनोसेंट अल्टिल प्रूवन गिल्टी। तो आप फिल्मों में भी सुनते हैं ना कि जब तक साबित ना हो जाए तब तक हर एक अक्यूज्ड इंसान को आपको इनोसेंट मान करके चलना है। ये जुडिशियल सिस्टम का एक बेसिक पैराडाइम होता है कि जब तक साबित ना हो जाए तब तक हर एक अक्यूज्ड इंसान इनोसेंट है। वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि इसने क्राइम किया है। आपको साबित नहीं करना, अगर आपके ऊपर एलिगेशन है तो आपको साबित नहीं करना है कि आपने क्राइम नहीं किया है, बिकॉज यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके जुडिशियल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, आपके साइड को प्रेजेंट करने वाले वकील भी होने चाहिए। ये कहा गया आर्टिकल 11 में कि द अक्यूज्ड शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज साइड
और ये जो आर्टिकल है दैट बिकम्स बेसिस फॉर फ्री लीगल एड। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंस कर दिया विथ हेल्प ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कि हर एक इंसान को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो। और इसी चीज को फिर भारत सरकार ने हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके अमेंडमेंट करके इस कानून को लोगों के लिए अवेलेबल कराया। अब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जिसमें कुछ कुछ मोटे मोटे ह्यूमन राइट्स अनाउंस किए गए हैं वो सीधा सीधा भारत के अंदर एप्लीकेबल नहीं है या किसी भी देश में एप्लीकेबल नहीं होते। ये तो मोटे मोटे अधिकार हो गए जो यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन अधिकारों को किसी भी टेरिटरी के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होने के लिए उसको अलग अलग फॉर्मेट दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो ये जो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन पे आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको भारत के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब वो अधिकार जो संविधान के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, लीगल राइट्स मतलब वो अधिकार जो किसी कानून की मदद से हमें दिए गए हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब वो अधिकार जो संविधान के थ्रू ही मिल रहे हैं बट पार्ट 3 का हिस्सा नहीं है। तो ये जो राइट टू फ्री लीगल एड है अंडर आर्टिकल 39A इट बिकम्स अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्योंकि पार्ट 4 से हमें मिल रहा है। तो मुद्दा ये है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं एज इट इज ह्यूमन राइट इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर कंट्री। ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन इन्फोर्समेंट इन फॉर्म ऑफ लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी है। फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे भी है। तो ये क्या है ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो भी जरा समझते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सम बेसिक राइट्स दैट एवरी ह्यूमन मस्ट बी अकॉर्डेड विथ। कुछ बेसिक अधिकार जो सारे इंसानों को मिलना ही चाहिए वो यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया 1948 में, और वो फिर जरिया बना अलग अलग देशों के लिए कि उसके ऊपर वो कानून बनाए, संविधान बनाए और उन अधिकारों को अपने अपने देश में इंप्लीमेंट कराए। फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस ने 1966 में इन बेसिक ह्यूमन राइट्स के अलावा दो तरह के राइट्स और आइडेंटिफाई किए थ्रू 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कि लोगों के कानूनी क्या अधिकार होने चाहिए, पॉलिटिकल लेवल पे क्या अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से वो अपने देश की पॉलिटी में पार्टिसिपेट कर पाए, वोट कर पाए। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। तो 1948 वाला जो डॉक्यूमेंट था वो तो काफी बेसिक था, ह्यूमन राइट्स। फिर बाद में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया। तो टोटल हो गए 3 डॉक्यूमेंट्स जो दुनिया भर में राइट्स के लिए बेसिस माने जाते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं और अडॉप्ट किए हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को मिला करके यूनाइटेड नेशंस पे कहा जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फ्री लीगल एड की बात इस यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी की गई है और उसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भी इसकी बात की गई है। वही लिखा है इस आर्टिकल में, अब पढ़ोगे तो फ्री लीगल एड इज इन लाइन विथ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने साल 2020 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा था। ये हिंट्स आप पढ़ लेना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। और इस टॉपिक के बेसिस पे, फ्री लीगल एड के बेसिस पे यूपीएससी ने मेंस में पिछले साल 2023 में जो मेंस हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था नालसा के ऊपर। पहले पूछा था हु आर इंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड और फिर पूछा था इस नालसा के बारे में। तो इस क्वेश्चन को तो ये सीधा सीधा प्रश्न है, आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहिए तो हिंट्स पढ़ करके अटेम्प्ट कीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड नो टोबैको डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आज का दिन 31 मई दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसको ऑर्गेनाइज कराता है WHO और साल 2024 का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। टोबैको का इंपैक्ट क्या पड़ता है? पब्लिक हेल्थ पे सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। हर साल लगभग 80 लाख लोगों की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 13 लाख से 14 लाख लोग अकेले भारत में मरते हैं। टोबैको का इकोनॉमिक कॉस्ट भी है WHO की स्टडी के हिसाब से। अगेन ये स्टडी का नाम आप याद रख पाओ इस रिपोर्ट का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
WHO की जो स्टडी है टाइटल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज एंड डेथ अट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज इन इंडिया, उसके हिसाब से बिकॉज ऑफ टोबैको and its consumption, every year India has to incur a loss of about 1.77 lakh crore, which is approximately 1% of its GDP. अब आप सोचेंगे कैसे कैसे टोबैको बेचने से तो जीडीपी को फायदा होना चाहिए, नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान ऐसे हो रहा है कि टोबैको कंज्यूम कर करके लोग पड़ते हैं बीमार। वो लोग अगर बीमार नहीं होते तो कुछ काम करते तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे क्योंकि टोबैको कंज्यूम कर करके वो बीमार पड़ रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या देखा जा रहा है टोबैको को लेकर के? एडिक्शन की प्रॉब्लम देखी जा रही है, खासकर यंगर जनरेशन में, क्योंकि यंगर जनरेशन जो है टोबैको कंजम्पशन को सिंबल मानता है स्टाइलिश होने का। और आजकल यंगर जनरेशन के अंदर एक नया ट्रेंड भी देखा जा रहा है, दे आर रिजॉर्टिंग टू ई सिगरेट्स। ई सिगरेट क्या होता है? इस तरीके का कुछ दिखता है, बैटरी पावर डिवाइस होता है, बैटरी की मदद से निकोटीन को फ्लेवर्ड तरीके से कंज्यूम किया जाता है, फ्लेवर्ड वेपर में कन्वर्ट किया जाता है निकोटीन को विथ हेल्प ऑफ बैटरीज। उनको कहा जाता है ई सिगरेट, बैटरी पावर्ड डिवाइस विच कन्वर्ट्स निकोटीन इनटू सम फ्लेवर्ड स्मोक। तो ये ई सिगरेट जो है काफी बड़ी समस्या बनती जा रही थी, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर ये फैशनेबल बनता जा रहा था, ट्रेंडी बनता जा रहा था। तो फिर भारत सरकार ने 2019 में ई सिगरेट प्रोहिबिशन एंड प्रोडक्शन एक्ट लाया, जिसकी मदद से ई सिगरेट को खरीदना बेचना वाज डिक्लेयर्ड एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जरा देखते हैं कि टोबैको कंजम्पशन को कर्ब करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लाई गई, जिसमें टारगेट सेट किया भारत सरकार ने, इट विल रिड्यूस टोबैको कंजम्पशन बाय 30% बाय 2025 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2000। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, सरल भाषा में कहें तो कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेस। ये कोटपा एक्ट की मदद से ही कुछ कुछ डेजिग्नेटेड जगहों पे स्मोकिंग एरियाज बनाए गए हैं। द लॉ परमिट्स एस्टैब्लिश्ड स्मोकिंग एरियाज। आप देखते हैं एयरपोर्ट्स पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में स्मोकिंग एरिया होते हैं, तो आप जाकर के वहीं स्मोक कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे आप स्मोक नहीं कर सकते। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 लाख लोग वर्ल्ड वाइड मरते हैं स्मोकिंग के कारण, उसमें से लगभग 8 लाख नहीं, 80 लाख लोग मरते हैं वर्ल्ड वाइड स्मोकिंग के कारण, उसमें से लगभग 10 से 12 लाख लोग तो सिर्फ पैसिव स्मोकिंग से मर जाते हैं, मतलब वो खुद स्मोक नहीं करते लेकिन दूसरों के स्मोक करने के कारण मर जाते हैं। इसलिए पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को प्रोहिबिट करना जरूरी है, और कोटपा एक्ट की मदद से पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। आप स्मोकिंग करने की इच्छा अगर रखते हैं तो डेजिग्नेटेड एरियाज में जाकर के स्मोकिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा इसी कोटपा एक्ट के अंतर्गत ग्राफिक वार्निंग दी जाती है। आप देखते हैं सिगरेट पैकेट्स के ऊपर ये ग्राफिक वार्निंग होती है, पिक्टोग्राफिक वार्निंग बेसिकली, वो कोटपा एक्ट के अंतर्गत ही दिया जाता है। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, काफी खतरनाक सा जो इमेज दिया जाता है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फॉलो करना ही करना है। तो ये तो हो गई भारत के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टोबैको कंजम्पशन को कर्ब करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे WHO लेकर के आया है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इट इज द ओनली पब्लिक हेल्थ एग्रीमेंट इंडोर्स्ड बाय WHO। उसके अलावा WHO लेकर के आया है एम पावर, एक टेक्निकल टूल है जिसकी मदद से WHO टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, स्पेशली इन मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि वहीं पे टोबैको कंजम्पशन के केसेस ज्यादा है। इस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज पावर मिक्स। इंडियाज पावर मिक्स से हमारा सरल सा मतलब है कि भारत के अंदर जो बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वो किन किन सोर्सेज से होता है। सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, और एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कैसे। भारत का पावर मिक्स पहले देखते हैं, डेटा देखते हैं। तो नीति आयोग ने डेवलप किया है एनर्जी डैशबोर्ड, उस पे रियल टाइम बेसिस पे दिखता रहता है, आप भी जाकर के लॉगिन करके देख सकते हैं नीति आयोग का एनर्जी डैशबोर्ड। उसमें आपको दिखेगा कि किस किस तरीके से पावर जनरेट हो रहा है हमारे देश के अंदर, क्या क्या सोर्सेस से जनरेट हो रहा है। अगर मौजूदा टाइम में आप देखो तो कोल फायर्ड थर्मल कैपेसिटी वाले पावर प्लांट जो हैं
उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मौजूदा टाइम में उसकी कैपेसिटी है लगभग 218 गीगावाट, विच इज स्टीडीली इंक्रीजिंग ओनली। तो कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर बढ़ ही रहा है। ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 220 गीगावाट की है एंड प्लांट लोड फैक्टर है 76%, मतलब जितनी कैपेसिटी है उसका 76% तक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो अभी कूलिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो रहा है देश के अंदर, तो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो प्लांट लोड फैक्टर कोल का और बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोल फायर्ड पावर प्लांट से हमारे देश की 75% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट मीट होती है। वहीं सोलर से 7%, विंड से 5%, हाइड्रो से 8%, समथिंग लाइक दैट। रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो सोलर एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 82 गीगावाट। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताओ, कोल का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 218 गीगावाट और सोलर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 82 गीगावाट, फिर भी आप कह रहे हैं कि कोल से 75% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और सोलर से सिर्फ 7%, ऐसा कैसे? तो अंतर आता है इस प्लांट लोड फैक्टर से कि जो आपकी कैपेसिटी है उसके कितने परसेंट लोड पे आप चल रहे हैं। तो 218 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स की, उस वो चल रहा है 76% की कैपेसिटी पे, यानी कि इसका 76% वो प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि सोलर कैपेसिटी जो है 82 गीगावाट की है, बट लोड फैक्टर जो ओनली 16% है। तो 16% इसका कितना हो जाएगा? हार्डली आप देख लो 18-19, ये 16% इसका हो जाएगा 18-19 गीगावाट के आसपास हो जाएगा, और कितना होगा? तो इसी कारण से कोल फायर्ड पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 3 गुना ज्यादा है, लेकिन उसका प्लांट लोड फैक्टर हमेशा ही ज्यादा रहता है। क्यों प्लांट लोड फैक्टर ज्यादा रहता है? क्योंकि कोल की मदद से हम लोग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि सोलर पैनल्स का कैसा है, सोलर एनर्जी का कैसा है, सेम इज ट्रू फॉर विंड एनर्जी की कैपेसिटी तो ज़्यादा है लेकिन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर पाना कठिन है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फैक्टर्स लाइक सनलाइट एंड विंड। इसी कारण से फुल कैपेसिटी को टच कर पाना कठिन हो जाता है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 82 गीगावाट बट capacity utilization is 16%. Same is for wind. Installed capacity is 46 gigawatt, but utilization is close to 21%. So that is the problem. Coal मेजर सोर्स है हमारे देश के अंदर पावर जनरेशन का। अभी हमारी इकोनॉमी हेविली रिलाई करती है कोल के ऊपर। दैट डेटा मस्ट बी देयर इन योर हेड, 75%। तो हम चाहे जितना भी कह दें कि कोल इज बैड फॉर एनवायरनमेंट, इट इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बट इन फोर्सिएबल फ्यूचर इंडिया इज नॉट गोइंग टू सेड अवे इट्स डिपेंडेंसी ओवर कोल। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, ये डैशबोर्ड से ही मैंने स्नैपशॉट लिया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने आपको बताया सोलर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद हाइड्रो का एंड विंड का लगभग बराबर है 46 गीगावाट, फिर स्मॉल हाइड्रो एंड बायो पावर का बहुत कम है। तो ये तो हो गया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बट उसमें हम लोग कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सोलर और विंड का कम है, इसी कारण से ओवरऑल इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन पावर मिक्स इज क्वाइट लेस। 75% तक वी रिलाई ऑन कोल। तो पॉइंट इज सिंपल, इंडिया विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन कोल फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर। क्यों? डेटा कुछ देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कुड नॉट पिक एज पर डिमांड, जिस तरीके हमारी उम्मीद थी उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी पिक नहीं कर पाया है। ओनली 22% ऑफ ओवरऑल पावर जनरेशन कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, एंड प्लस रिन्यूएबल सोर्सेज आर नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ पावर जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज दे आर नॉट a consistent source of power generation. They rely on natural factors like sunlight and wind. That is why you cannot completely rely on renewable sources. हाँ, जिस दिन हम लोग पावर स्टोर करने की कैपेसिटी कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप कर लेंगे कि दिन में सोलर एनर्जी की मदद से पावर जनरेट किया और उसको स्टोर करके रख लिया और फिर उसको रात में इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कर सकते हैं लेकिन वो लार्ज कॉमर्शियल स्केल पे नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये लार्ज कमर्शियल स्केल पे करने लगेंगे उस दिन हम लोग इन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। अभी उनके ऊपर रिलायंस कम है हमारा। इकोलॉजिकल चैलेंजेस, तो हाइड्रो पावर्स जो बेसिकली डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनको लेकर के कई सारे चैलेंजेस सामने निकल करके आ रहे हैं। इस कारण से लिटिगेशंस में कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
के थ्रू भी पावर प्रोडक्शन हैज नॉट एक्चुअली टेकन ऑफ. हार्डली 2 to 3% पावर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेज विच इज वेरी लेस. तो basically renewable sources are not able to match the demand. At the same time overall energy requirement is rising. क्यों? क्योंकि हमारा देश इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है हमारे देश में, प्लस स्कॉर्चिंग हीट वेव की फिनोमेना देखी जा रही है. तो खासकर अभी के टाइम में आप देखो कूलिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो उसके लिए हमें पावर प्रोडक्शन बढ़ाना होगा. अब यू सी द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए फिर से हम कोयला जलाएंगे, क्योंकि और उपाय क्या हमारे पास, और एसी चलाएंगे, जिससे फिर से ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी. सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप. बट राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड दिस साइक्लिक प्रॉब्लम. बस यही है, इंस्टेंट सर्वाइवल चल रहा है, मोमेंटरी सर्वाइवल चल रहा है. कोल बर्न कर रहे हैं तो 75% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोल से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, और फिर उससे हम लोग कूलिंग सॉल्यूशंस को मीट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बढ़ा करके. तो साइमल्टेनियसली और भी गर्मी बढ़ रही है. भारत की अगर बात की जाए तो इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स कोल प्रोडक्शन बाय 2030 विद रिस्पेक्ट टू 2021. तो 2021 में हमारा कोल प्रोडक्शन लगभग 778 मिलियन टन्स के आसपास था, उसको बढ़ा करके 1.5 बिलियन टन्स करने का टारगेट है 2030 तक. अगेन ये डेटा याद कर लें तो अच्छा रहेगा. तो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों में ये इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जरूरी है. इलेक्ट्रिसिटी 75% तक कोल से आ रहा है, और आने वाले टाइम में कोल प्रोडक्शन और बढ़ेगा, और एनर्जी का डिपेंडेंसी ओवर कोल प्रोडक्शन अभी काफी लंबे समय तक बना रहेगा. तो इसी कारण से such approach is being criticized. Such approach of India is being criticized for being paradoxical. Paradoxical मतलब होता है seemingly inconsistent, contradictory approaches. तो एक तरफ भारत ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो ग्लासगो में हुई थी साल 2021 में, वहां भारत ने अनाउंस किया था पंचामृत स्ट्रैटेजी, 5 स्ट्रैटेजीज या 5 प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. उन 5 प्रिंसिपल्स को आप देखें तो कहते हैं रीच नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, 1 बिलियन कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे बाय 2030, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट जीडीपी, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी by 45% by 2030 with respect to 2005 level and achieve net zero. मतलब जितना हम लोग ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना हम लोग सेक्वेस्टरेट या एब्जॉर्ब भी करेंगे by 2070. तो एक तरफ तो हमने इतने एम्बिशियस प्लान्स रखे हैं अपने लिए अंडर पंचामृत स्ट्रेटजी, और दूसरे तरफ वी हैव आल्सो केप्ट टारगेट ऑफ डबलिंग कोल प्रोडक्शन. So these appear to be paradoxical targets, but India is somehow trying to balance the two things, क्योंकि हम लोग अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी नहीं रोक सकते, at the same time we have to meet our energy targets and environment targets as well. पंचामृत स्ट्रैटेजी पे एपीएससी ने जो पिछला मेंस हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था. तो पंचामृत स्ट्रैटेजी क्या है वो तो आप आराम से बता देते, यही पूछा था, लेकिन यह भी पूछा था साथ ही साथ कि आसाम लेवल पे ऐसा क्या क्या किया जा रहा है या किया जा सकता है जिससे पंचामृत स्ट्रैटेजी के टारगेट को मीट करने में मदद मिलेगी. तो बेसिकली 3 या 4 चीजें आप आसाम लेवल पे मेंशन कर सकते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए. क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी. ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट लाया गया इन जोरहाट. इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ई बस चलाया गया. पॉलिसी मेजर जैसे कि आसाम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, आसाम सोलर एनर्जी पॉलिसी. तो इस तरीके से आसाम सरकार अपने लेवल पे कोशिश कर रही है पंचामृत स्ट्रेटजीज के टारगेट्स को मीट करने में भारत सरकार की मदद कर रही है. इस तरीके से ये प्रश्न को आप टैकल कर सकते थे. तो जो भी पेपर 5 में जो भी प्रश्न आएगा उसमें आसाम बेस्ड जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें आसाम बेस्ड इनिशिएटिव्स आपको ध्यान में रखने होंगे कि क्या क्या किया गया है आसाम के अंदर इस टारगेट को मीट करने के लिए. द नेक्स्ट इज अबाउट आरबीआई एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो हर साल आरबीआई इकोनॉमी को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश करती है. इस साल भी उन्होंने पब्लिश किया है साल 2023-24 के लिए. सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें कोई बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं, बस आरबीआई ने यही कहा है कि इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूज टू रिमेन रोबस्ट. उसका ग्रोथ रेट अच्छा खासा था पिछले फिस्कल ईयर में भी. तो
एंड कमिंग फिस्कल ईयर में भी ग्रोथ रेट विल बी क्लोज टू 7%, विच विल मेक इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा इकोनॉमी काफी अच्छे रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रहा है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स द बिगर इकोनॉमीज। क्लास में मैंने एक बताया था, याद करो, base effect phenomena. Because of the base effect phenomena, we can never say कि we are the fastest growing economies, because the smaller economies are growing at a very fast pace of 10%, 12%. We cannot compete with them. I hope you remember that, right? भूल तो नहीं गए हो? But amongst the major economies, 7% growth rate is quite a significant one, which India is able to maintain. उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है कि आरबीआई का बैलेंस शीट में जितना आरबीआई के पास अब टोटल असेट है, it is 2.5 times more than that of Pakistan's entire GDP. Central bank's balance sheet is 2.5 times that of Pakistan's GDP. उसके अलावा headline inflation, I hope again you are able to recall the concept of headline inflation and core inflation. Headline inflation में से food और fuel के inflation को हटा दिया जाए तो we get core inflation. RBI said कि our headline inflation is going to remain at a moderate level of 4% in upcoming year. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिटर्न दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए, ये प्रश्न जो यूपीएससी 2022 में आया था, उसमें आप सीधा सीधा यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, ना कि आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा ऑप्शन बी। सेंडाई फ्रेमवर्क इज विथ रिस्पेक्ट टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिलेटेड। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फॉर स्टेट गवर्नमेंट आप यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत जाकर के लॉग इन करके उनके जी से खरीद सकते हैं। तो ओनली के कारण गलत हो गया, बिकॉज इट इज अवेलेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।